ऐसा हुआ है कि सोलर कैन बी अवेलेबल टू एनीवन। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 is a major transition in electrical industry in India. So private players are also coming in generation, distribution and transmission. And open access का मतलब ही ऐसा है कि generator can sell power to anybody, consumer can take power from anybody. Open access का literally meaning क्या है कि it is an option for use of energy by anybody. Generator, consumer using the infrastructure which is available. I am lucky enough to work with the policy makers in this area. Open access पहली बार हमने चालू किया था 2003-04 में, तब it was like a Pandora box कि ये होने ही वाला कैसा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एरम के पॉडकास्ट सीरीज सस्टेनेबल विद एरम में, जहां मैं मुकेश कटारे आपका सोलर साथी आपके लिए अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेकर आता रहूंगा और जिनके साथ हम सस्टेनेबिलिटी की दुनिया के नए ट्रेंड्स, इनोवेशंस और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एनर्जी सेगमेंट में बहुत बड़ा ट्रांजिशन ला रहा है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो सोलर इंडस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं, डॉक्टर प्रशांत खान खोजे। सर, शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। थैंक यू मुकेश फॉर कॉलिंग मी हियर। सबसे पहले सर, आप अपने बारे में बताइए, आपका ये सोलर का या फिर एनर्जी सेगमेंट में जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुआ? Namaste Mukesh. I would like to first thank you for ERM for starting this very nice subject of green energy open access. Myself, Dr. Prashant Khan Khoje. I have passed out in engineering in 1987. Since then, I am working. After a few years of spending in some industry, the new thing started about energy, and I started working in renewable energy for that matter. So first, in wind energy. I have been to Germany for some time for understanding what is the wind energy means, and then after working for almost 10-15 years, the solar industry has started. So this is how I entered into renewable energy space because that was the need of the hour. ग्रेट सर। सो मतलब आपने सोलर एनर्जी की पूरी जो स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा आपने पूरी जर्नी देखी हुई है। सो और सर, मुझे ये समझना था कि जैसे आजकल हम कहीं भी जाते हैं कि सोलर स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, कहीं भी जाते हैं हम, हर जगह आजकल सोलर पैनल दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इज इट पॉलिसीज जो आजकल गवर्नमेंट इतना प्रमोट करती है, या लोग काफी अपने खुद से ही ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इसके बारे में? इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी मेकर्स को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि विंड एनर्जी जब चालू हुआ था, दैट टाइम इट वाज ओनली लिमिटेड टू सम इंडस्ट्रीज फॉर टेकिंग द बेनिफिट बिकॉज इट वाज ह्यूज इन्वेस्टमेंट and people were only taking benefit for wind energy as a generation to be used in consumption, and it was limited to industry only. लेकिन सोलर के इंट्रोडक्शन के बाद में ऐसा हुआ है कि सोलर कैन बी अवेलेबल टू एनीवन। और टेक्नोलॉजी अगर हम देखने जाए तो विंड एनर्जी में जितना एक्सपर्टाइज लगता है उसके कंपैरिजन में सोलर में बहुत कम लगता है। इवन ए नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, गेट ट्रेन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड अवेलेबिलिटी फॉर स्मॉल पीपल ऑल्सो है। इसीलिए हाउस होल्ड पे, स्मॉल शॉप पे, इवन हॉकर्स, दे आर गोइंग फॉर सोलर इंडस्ट्री। सो इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट ट्रांजिशन इन इंडस्ट्री। तो सर, आजकल एक बज़वर्ड है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, जो काफ़ी अभी रिसेंटली वापस से स्टार्ट हुआ है। पहले एक ओपन एक्सेस की टेक्नोलॉजी थी, आज एक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस आया है। तो एग्जैक्टली है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन मुकेश। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 is a major transition in electrical industry in India, because earlier we were talking about 1916 Act, 1948 Electricity Act, and after that Electricity Act 2003 is like a FAQ or a model or a Bhagavad Gita, what you call it, for energy industry or electrical industry for that matter. Electricity Act 2003 में क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम द कॉम्पिटिशन हैज स्टार्टेड। एनीबडी कैन जनरेट, एनीबडी कैन यूज इट। दैट इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का लिटरली मीनिंग क्या है कि इट इज ए ऑप्शन फॉर यूज ऑफ एनर्जी बाय एनीबडी, जनरेटर, कंज्यूमर, यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल। ओके, इसका मतलब मैं अपने घर पे भी ओपन एक्सेस लगा सकता हूँ? हाँ, जैसा आपने सोचा, पहले देखा होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसा आपने आप एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ इजीली जा सकते हो, पोर्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं। वैसा अभी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अगर मैं मेरे जैसा मुंबई में अभी टाटा पावर है और रिलायंस इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में MSEDCL है, अभी उसका नाम चेंज हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के पहले MSEB कहा जाता था, इट वॉज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 उसमें ट्राइफर्केशन हो गया, जनरेशन कंपनी अलग,
ट्रांसमिशन कंपनी अलग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग. सो इट वाज कॉल्ड MSC DCL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ओके. So MSC DCL is mainly for distribution company. For जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे आता है वो MSC DCL से MSC DCL से आता है. वैसा ही जनरेशन जो करते हैं वो महाजन को कहा जाता है, महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी. ओके. और जो ट्रांसमिशन करते हैं अबाउट 33 kV के ऊपर उनको MSC TCL कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड. ओके. So they have opened up delicensing of generation is the major cause. Open access like competition. Like if I want to buy something, some power from my house, I have to choose any operator available in the market. Okay. In Maharashtra, even if you have seen the franchisee model has started. Like Nagpur, we have got Spanco, Crompton gives us started. In Bhiwandi, they have got Torrent Power. So private players are also coming in generation, distribution and transmission. And open access का मतलब ही ऐसा है कि generator can sell power to anybody, consumer can take power from anybody using the infrastructure available in the state. ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है सर. मतलब हर किसी को एक फैसिलिटी रहेगी कि मैं किसी से भी बाय कर सकता हूँ एट अ बेटर कॉम्पिटिटिव रेट्स, राइट सर. तो सर इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? लाइक अगर जैसे मेरा जो कंजप्शन है वो तो बहुत काफ़ी कम है घर का, बट अगर मेरी इंडस्ट्री होगी तो उसका कंजप्शन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओपन एक्सेस को अडॉप्ट करने के लिए? यस, आई एम लकी इनफ टू वर्क विद द पॉलिसी मेकर्स इन दिस एरिया. ओपन एक्सेस पहली बार हमने चालू किया था 2003-4 में. तब इट वाज लाइक ए पेंडोरा बॉक्स कि ये होने वाला कैसा है. सो इनिशियली पॉलिसी में बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद में दे हैव पुट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1000 kVA या 1 MVA के ऊपर हो, 1 MVA एंड अबव, only those industries are eligible for taking open access. That means the higher the HT industries which are consuming more power, they can buy their partial power from anybody in the available in the market. Okay. So that is how it has started. Last say up to 2022, that was the eligibility criteria that only industries having 1 MVA and above contract demand they are eligible for open access. अच्छा, so open access के लिए मुझे 1 मेगावाट का एक सोलर प्लांट होना चाहिए, राइट? Eligibility for consumer was 1 MVA and above. You can have any power, renewable power from anyone, either conventional power or non-conventional power. और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में मैं थोड़ा सा इसमें आप बताना चाहूँगा. हम रिन्यूएबल एनर्जी अभी जो बोल रहे हैं सोलर विंड को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं. लेकिन अगर आपने पूरा अपना कल्चर देखा तो सन एंड विंड इज मोर कन्वेंशनल देन एनीबडी एल्स. So it should be wind and solar should be more conventional, not non-conventional. So इसके ऊपर डिबेट हुआ तो all industries, all MNRE, everyone, they have changed this to renewable energy. It was earlier called as non-conventional energy sources. Yes. So ये now the app name is called renewable energy sources, which can be renewed. आज सूरज है, कल भी सूरज रहेगा. We can have the same power. आज हवा है, कल भी हवा रहेगा. So it is called renewable. That was interesting, sir. So अभी आपने बताया कि ओपन एक्सेस में कस्टमर के पास का जो रिक्वायरमेंट है वो 1 MVA होना चाहिए, उसके अबव यू कैन ऑप्ट फॉर ओपन एक्सेस. एंड व्हाट अबाउट द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, इज इट द सेम पॉलिसी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है मुकेश. अभी तक कैसा था कि 2003 एक्ट में ओपन एक्सेस तो अलाउ किया था, लेकिन 1 MVA एंड अबव का जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तो इट वाज अवेलेबल फॉर थर्मल पावर, इट वाज अवेलेबल फॉर हाइड्रो पावर, इट वाज अवेलेबल फॉर सोलर विंड, एनीथिंग. लेकिन उसमें कैसा हुआ कि ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज वर एलिजिबल. द पीपल और द स्मॉल कंज्यूमर्स हु आर हैविंग वेरी लेस कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, दे वर नॉट अलाउड टू टेक ओपन एक्सेस बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज मोर देन 1 MVA. सो इसमें बहुत सारी चर्चा होने के बाद में देयर इज अ फोरम ऑफ रेगुलेटर्स आल्सो, देयर इज अ CERC आल्सो. थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. इंडस्ट्री एनर्जी जो सेक्टर है, इट्स अ नॉन कंकरेंट सब्जेक्ट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें विचार आता है, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन आता है, दोनों का पॉलिसी मेकिंग में सहभाग आता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा सोचा कि ये हम इसको 100 किलोवाट के ऊपर हम ले जा सकते हैं क्या. देयर आर लॉट ऑफ डिबेट हैपन कि इतना बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. देयर वर ऑब्जेक्शन, देयर वर सपोर्ट, देयर वर अपोजिशन. सो फाइनली 2022 दैट इज 2022 में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का नया रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया. उसमें दे आर अलाउड कि एनी इंडस्ट्री और एनी कंज्यूमर हैविंग कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 100 किलोवाट एंड अबव आर एलिजिबल फॉर टेकिंग ओपन एक्सेस. That was a great initiative from the government of India.
जिसमें छोटे कस्टमर्स को भी मैं ओपन एक्सेस पॉलिसी में यूज़ कर सकते हैं। सर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ओपन एक्सेस, ग्रीन ओपन एक्सेस, इस तरह की और पॉलिसीज़ अभी हर लेवल पे एक स्टेज स्टार्ट हुई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और इनिशिएटिव था नेट मीटरिंग, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। Net metering, as the name says, it is net out of generation and consumption. So initially net metering policy ऐसा था कि जो इंडस्ट्रीज है जिनका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ज़्यादा है, so of course they have the roof, whether it is RCC or tin roof, they were eligible to do this net metering solar project and on their roof. So the net metering, first it has started with the rooftop solar projects where you can generate and connect to the grid. Whatever you are generating, you can consume it. If there is a excess generation, if you are not able to use it, it can be sold to MSEDCL. अच्छा, जब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं बेच सकता हूँ। हाँ, so whatever you are generated, whatever you are consumed, whatever is left out will be considered as sold to MSEDCL. So MSEDCL can pay you, adjust in your next bill. So that was the net metering, net out of generation and consumption. मतलब easy है, याद करने के लिए भी easy है। Yes, so it is net. हाँ, आप बोलते हैं ना netting out anything, so it is net. So initially it was eligibility was 1 MB and above. So 1 megawatt was the concept for net metering. So अभी जो नया पॉलिसी आया है उसमें नेट मीटरिंग का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोजेक्ट लगाने का कैपेसिटी बढ़ा के 5 MVA तक किया है। मतलब तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 5 मेगावाट है, दे कैन गो फॉर 5 मेगावाट रूफटॉप सोलर फॉर नेट मीटरिंग। ह्यूज, मतलब हर लेवल का जो कंज्यूमर नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। यस, ओके सर, जो नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस क्या मैं साथ में अप्लाई कर सकता हूँ? Yes, definitely. That was a confusion among most of the people working in this field. But recently, the policy which has come out, which is categorically said that you can avail simultaneously net metering and open access together. वैसे बेनिफिट किस तरह से पास ऑन होंगे मुझे? First, it is adjusted in net metering. अच्छा, ओके, पहले नेट मीटरिंग में पास ऑन होंगे, उसके बाद जो डिफरेंशियल बचेगा आई कैन यूज इट फॉर द ओपन। नेट मीटरिंग का एलिजिबिलिटी कैसा है कि इट हैज टू बी 5 megawatt or your contract demand or sanction node whichever is lower. Oh yes. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 4 मेगावाट है तो यू कैन नॉट गो फॉर 5 मेगावाट नेट मीटरिंग। अच्छा, ये भी है। ये लिमिटेशन है नेट मीटरिंग रूफटॉप सोलर का। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी के लिए जाना है तो आप ग्राउंड माउंटेड सोलर पे चले जाओ, जिसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ऑन ग्राउंड माउंटेड। देयर द कैपेसिटी लिमिटेशन इज नॉट देयर। ओके, नॉर्मली इसका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि सोलर प्रोजेक्ट्स में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इट इज 16 to 20% और सम नाउ इट इज इंक्रीजिंग टू 22-23%। अगर आपने 1 MVA का प्रोजेक्ट लगाया तो आपको 200 किलोवाट आवर्स उतना ही एनर्जी मिलेगा, बिकॉज द यूटिलाइजेशन इज वेरी लो कंसिडरिंग द सोलर पैटर्न इन इंडिया और विंड पैटर्न इन इंडिया। सब बोथ सोलर एंड विंड हैव द सेम यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो आपका रिक्वायरमेंट उससे पूरा नहीं होता है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए ये पॉलिसीज चालू की गई। हाँ, सो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस में द लिमिटेशन इज नॉट देयर, द लिमिटेशन हैज टेकन आउट। नाउ यू कैन गो फॉर एनी कैपेसिटी एज लॉन्ग एज यू कैन यूज दैट पावर, यू कैन गो एंड यूटिलाइज इट। ओके, एंड सर इसमें मुझे बताइए कि अगर मैं एनर्जी एक्सेस कभी जनरेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो ये जैसे आपने बताया कि सोलर एनर्जी जितनी होगी उतना जनरेट होगा, तो अगर मेरा जनरेशन ज़्यादा हो रहा है किसी केस में और क्या मैं उस एनर्जी को स्टोर कर सकता हूँ किसी बैटरीज में, या फिर इस तरह से इस पूरे ओपन एक्सेस में बैटरीज कहीं इन्वॉल्व होती हैं? नहीं, अभी जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस है बैटरी स्टोरेज इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। अच्छा, अभी जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस है उसमें वॉट एवर इज जनरेटेड इट इज एडजस्टेड इन योर कंजम्पशन। अच्छा, और मीटरिंग अभी जो नया कंसेप्ट आया है इट इज कॉल्ड ABT मीटर, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। सो वी हैव 15 मिनट स्लॉट वाइज मीटरिंग। आपने 9:15 से 9:30 पे जो जनरेशन किया, आपका कंजम्पशन 9:15 से 9:30 के बीच में हुआ एडजस्ट हो जाएगा। ABT का फुल फॉर्म क्या है इसमें? अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ, ओके। बिकॉज अर्लियर इट वाज TOD, टाइम ऑफ डे, so now it has taken 15 minutes slot wise, so we have 96 slots in a day, 24 hours. Oh, okay. Generation and consumption in the same slot will be adjusted in the same slot. Okay. ये नॉर्मल ओपन एक्सेस हो गया। नाउ यू आस्क अबाउट द स्टोरेज। स्टोरेज का कंसेप्ट ऐसा है कि आइदर यू कैन हैव बैटरी स्टोरेज एट योर जनरेशन एंड और यू कैन हैव इट एज योर कंज्यूमर एंड। लाइक हम घर में यूज करते हैं इन्वर्टर, बैटरी। सो अगर पावर चला गया तो हम इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है एंड देन यू आर यूजिंग पावर, इट इज व्हाट स्टोरेज ओनली।
but for megawatt scale the energy battery requirement is huge, the space requirement is huge, the cost involved is huge. Correct. So energy storage is a different subject altogether. तो इसमें एनर्जी जो एक्स्ट्रा हम जनरेट कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? जैसे आपने बताया नेट मीटरिंग में आप गवर्नमेंट को बेचते हैं, तो आप ग्रीन ओपन एक्सेस में हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं बैंक कर सकते हैं? उसमें दो पॉसिबिलिटीज है. एज ऑन टुडे 1 मंथ बैंकिंग है, मतलब मंडे को एक्स्ट्रा जनरेट किया तो ट्यूसडे में एडजस्ट कर सकते हैं, अप टू 1st to 31st आप कर सकते हो. अगर उसमें एडजस्ट नहीं होता है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सोल्ड टू एमएससीडीसी. ओके, तो विदिन अ डे आपको यूज. हाँ, उसमें बैंकिंग का 8% ऑफ एनर्जी विल बी चार्ज टू यू एज ए बैंकिंग चार्जेस. ओके. पहले कंसेप्ट कैसा था कि 1 ईयर का बैंकिंग था, उसमें इट वाज कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि विंड का पैटर्न ऐसा था. हाई एंड विंड एनर्जी आप मई टू सितंबर में जनरेट करते थे, बाकी सारे महीनों में उसको एडजस्ट करते थे. अभी सैचुरेटेड हो गया है, द एनर्जी टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड. नाउ इट इज़ कंपेयर्ड विद द शेड्यूलेबल एनर्जी, इसलिए बीच में वो फोरकास्टिंग शेड्यूलिंग का भी कंसेप्ट और रेगुलेशन आया है. अच्छा. जो आदमी 10 मेगावाट से ऊपर या 5 मेगावाट के ऊपर लगाने वाला है उसको फोरकास्टिंग भी देना है. सो इट इज लाइक ए शेड्यूलेबल एनर्जी. आई हैव टू टेल देम टुमारो हाउ मच एनर्जी आई एम यूजिंग, आई एम जनरेटिंग. अच्छा. तो उस केस में ये बैंकिंग ज़्यादा देर नहीं चल सकता है. अच्छा, तो प्राइमरीली जो जनरेट हो रहा है मैं खुद ही यूज करूं. हाँ, सो बैंकिंग के लिए उतना नहीं चाहिए. whenever you are using or selecting a capacity, try to use a capacity where most of the energy generated can be definitely used 100%. ओके, थैंक यू सर. एंड मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बैंकिंग के बारे में बताया, बैटरी से स्टोरेज के बारे में बताया, एक और कॉन्सेप्ट है RACs का, जो इंडिया के बाहर काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है कि कुछ कंपनीज उस RAC सर्टिफिकेट खरीदती हैं. तो इसका इंडिया में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? REC जैसा आपने बताया, it is called renewable energy certificate. So we have two attributes like green energy as an energy, and there is a green attribute called certificate. Okay. To promote again the green energy, they are also being utilized. 1 MVH के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, 1 REC, 1 सर्टिफिकेट. That can be traded. So like energy exchange के जैसा, stock market के जैसा, 1 day in a month you can trade whatever RECs you have generated. Okay. सो उसमें एलिजिबिलिटी के लेके ट्रांजिशन बहुत सारा हुआ है. पहले फोरबियरेंस प्राइस था, प्राइसेस गोन अप टू 9 रुपीज़ ऑल्सो सोलर के लिए, 3 रुपये 4 रुपये RECs के लिए. लेकिन उसमें ऐसा है कि ग्रीन एट्रीब्यूट और पावर दोनों आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. अच्छा. एक साथ, आइदर आप ग्रीन एनर्जी करके सेल करो या फिर एट्रीब्यूट करके सेल करो. ओपन एक्सेस में वो परमिशन है, लेकिन उसमें देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन REC मैकेनिज्म. द एक्चुअल जनरेशन जो यूज़र है उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, उसके ऊपर से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल सकते हैं. Okay. और अभी जैसे आपने बैंकिंग का बताया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो MSCDCL खरीदेगा वो पावर के लिए आपको REC मिल सकता है. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस में. और उसमें कंडीशन ऐसा दिया है कि MSCDCL का जो ऑब्लिगेशन है, MSCDCL विल नॉट बी एबल टू कवर दिस पावर अंडर देयर ऑब्लिगेशन. अच्छा. ओके, जो बैंकिंग नहीं होगा तो REC मिल सकता है. जनरेटर कैन अवेल REC. हाँ. तो ये बड़ा थीन लाइन है टू अंडरस्टैंड कि आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया तो उस पर REC मिलेगा. हाँ. ओके सर, तो REC का तो समझ में आ गया. अभी आप मुझे बताइए कि ये ओपन एक्सेस जो आया है, सॉरी ये ग्रीन एनर्जी ओपन, इसके लिए अप्लाई कैसे करें? महाराष्ट्र में या किसी और स्टेट में अप्लाई करना है तो उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है? वेरी नाइस. अभी ऐसा है कि रेगुलेशन और पॉलिसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है. तो अनफॉर्चुनेटली जो यूज़र्स है वो पूरा पॉलिसी कभी पढ़ते नहीं है. और उसमें एक्चुअली इट इज़ वेरी क्लियर एवरीवेयर. सो इट इज़ ए ऑनलाइन, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट आया है, इसीलिए उन्होंने दिया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो. देयर इज़ ए ओपन एक्सेस रजिस्ट्री और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस .in आपने अप्लाई किया. उसके साथ में आपका पूरा डिटेल डालना है एज ए कंज्यूमर कि भाई वेयर इज़ योर कनेक्शन, हाउ मच, व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड हु इज़ द जनरेटर फ्रॉम हुम यू आर टेकिंग द पावर. सो आपका उसके पावर परचेस एग्रीमेंट आपने किया है. तो बिफोर गोइंग टू दैट आई ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. एक तो थर्ड पार्टी ओपन एक्सेस है, मतलब आप अगर जनरेटर हो, मैं कंज्यूमर हो, अपना कोई रिलेशन नहीं है. इट्स कॉल्ड थर्ड पार्टी. आई एम बाइंग पावर फ्रॉम यू. सो दैट विल कॉल फॉर ऑल द क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, बिलिंग, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग.
लेकिन अगर आपका एक देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कैप्टिव, मतलब यू एंड मी एज वन कंपनी, you are putting it as a generator, that means I am also as a generator 100%. if I am investing in generation, it's called captive. मैं ही खुद जनरेट कर रहा हूँ, मैं ही खुद पूरा वापस पैसा यूज लगा कर रहा रहा हूँ, हूँ. मैं ही लगा करेक्ट. सो इट इज कॉल्ड कैप्टिव. अनदर कंसेप्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड ग्रुप कैप्टिव. ओके. मतलब आपका कंपनी है, आप जनरेशन करने वाले हो, लगाने वाले हो सोलर पार्क, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे को पावर का रिक्वायरमेंट है. So you will approach me or I'll approach you and then we'll call it as a special purpose vehicle company हम फॉर्म करेंगे. अच्छा. उसमें क्या होगा कि 26% of the equity in your investment I will have to invest. Okay. So we'll become a partner. अच्छा अच्छा. With a, as per company act. पार्शियल ओनरशिप मेरे पास भी रहेगी. हाँ, मतलब आपके पास भी रहेगी. as per company act, if I am investing 26% in equity, I will become a partner. Okay. So that special purpose vehicle company जो बनेगी, that will be generator where I am also a partner. I am 100% consumer of that power. Okay. So उस केस में क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज इज एग्जेम्प्टेड. अच्छा. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज अभी ₹1.72 है, एडिशनल एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली ₹1.32 है. तो ये जो ₹3.10 का डेल्टा है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर ग्रुप कैप्टिव ट्रांजेक्शन. और उसमें कैसा होगा, इफ आई एम इन्वेस्टर देन देयर इज अ गारंटी दैट आई एम बाइंग पावर फ्रॉम यू. सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि भाई ये आगे जाके कंज्यूमर लेगा कि नहीं लेगा. थर्ड पार्टी में वो डेंजर रहता है कि 2-3 साल के बाद मैं बोलूँगा कि अभी आई एम गेटिंग सम चीपर पावर फ्रॉम समबडी एल्स, आई विल कैंसल योर कॉन्ट्रैक्ट विथ यू. ग्रुप कैप्टिव में कैसा होता है कि सिंस आई एम पार्टनर विथ यू, आई विल हैव टू टेक द पावर फॉर नेक्स्ट 20 years और सो. तो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं हम लोग. Correct. So it will be have a power purchase agreement, it will have a shareholding agreement. So whatever share I am holding in that company, I will be using it. So this is called group captive. So अगर आपका ये पहले decide हो गया, then the consumer has to apply to open access registry online. अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी तक ऐसा था कि MSEDCL was approving agency till this time. People were already having वरी कि भाई डिस्कॉम में बार बार जाना पड़ता है, परमिशन जल्दी मिलता नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स दे वर राइट इन देयर अप्रोच, बिकॉज लॉट ऑफ द हाई पेइंग कंज्यूमर्स वर गोइंग अवे. तो उनका रेवेन्यू था वो कम हो रहा था. तो इनिशियली इट वाज लाइक रेजिस्टेंस फॉर एनी चेंज. इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी. सो डिस्कॉम वाज रेडी और डिस्कॉम वाज ओके इन देयर प्लेस टू इनिशियली अपोज outright open access. But now the concept has come for everyone. They are also getting benefited. They have also gone ahead and put some projects. And green energy open access में the major paradigm shift is that SLDC, that is called solar the state load dispatch center, and STU, state transmission utility, they are the approving authority now. So you don't have to apply to DISCOM. You have to apply online. And SLDC, the State Load Dispatch Center Authority, will approve, will send your requirement to DISCOM for verification कि कंज्यूमर नंबर क्या है, कौन से वोल्टेज पे कनेक्टेड है, कौन से सबस्टेशन पे कनेक्टेड है. और उसमें ब्यूटी ये है कि 100 किलोवाट का कॉम्बिनेशन है. आपके अगर 2-3 छोटे छोटे प्लांट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 40 किलोवाट का है, कोई 30 का है, कोई 60 का है, और एक ही MSEDCL के सर्कल में है. मतलब सर्कल का मतलब सर्कल मतलब जो एरिया है, MSEDCL हैज गॉट जोन, सर्कल, ऐसा जो एरिया है. लाइक अभी पुणे जोन है. अच्छा. पुणे जोन में 3 अलग अलग सर्कल है, लाइक गणेश खिंड सर्कल, पुणे अर्बन सर्कल, पुणे रूरल सर्कल. तो अगर एक ही सर्कल है, पुणे रूरल सर्कल में आपके 3-4 प्लांट है, एक भी प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 100 नहीं है, 100 नहीं है, बट एक ही सर्कल में होने के कारण देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंबाइन. अच्छा. कि मैं 3 प्लांट मिला के मेरा 100 हो रहा है, सो मैं तीनों मिला के, सिंस इट आई एम द ओनर ऑफ ऑल 3 प्लांट, आई कैन अप्लाई. अच्छा. मतलब जो छोटे MSMEs होते हैं, MSMEs के लिए 3-4 कंपनीज हैं, तो एक साथ मिलके वो ओपन एक्सेस के लिए अप्लाई. करेक्ट. और एप्लीकेशन करने के टाइम में आई हैव टू गिव देम कि मेरा अगर 30 किलोवाट है, किसी का 40 है, और किसी का 2 30 के है, एक 40 का है. तो अप्लाई करने के टाइम में मैं बोलूँगा कि 40% टू A, 30% नेक्स्ट B, नेक्स्ट 30% टू C. तो ये रेशियो मैं अप्लाई करूँगा उसमें कि मेरा A, B, C 3 प्लांट है, तीनों मिला के 100 किलोवाट कंप्लीट हो रहा है. सो आई एम अप्लाइंग अकॉर्डिंगली फॉर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस.
this is the generator, this is the voltage level, and accordingly my energy will be consumed in these 3 plants. ओके, अच्छा सर मुझे ये बताइए कि ये जो लेट्स से आपने बताया कि 100 किलोवाट के लिए भी अपन ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ये ओपन एक्सेस पॉलिसी एक बड़े प्रोजेक्ट में ही होनी चाहिए या छोटा 100 किलोवाट का ग्राउंड मेरे पास अवेलेबल कहीं पर है आसपास में या खेत है मेरे पास अवेलेबल, वहाँ पर भी मैं 100 किलोवाट का प्लांट लगा सकता हूँ? एज पर पॉलिसी यस, हम्म, लेकिन विजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी और वायबिलिटी हम्म, के हिसाब से इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ओके, आप अगर 100 किलोवाट के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं सोलर का, हम्म, सबस्टेशन कहीं होगा, वहाँ पे लाइन डालना पड़ेगा आपको इवैक्यूएशन के लिए, हम्म, तो फिजिबल नहीं होगा, इकोनॉमिकली या फीजिबल, वायबल, इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट वायबल एट ऑल। ओके, तो एक सोलर पार्क अगर आपने किया 5 मेगावाट का, उसमें अगर आपने छोटे छोटे 500 किलोवाट, 200 किलोवाट, 300 किलोवाट के ऐसे ग्रुप बनाए, तो देन इट इज़ मोर फिजिबल, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉमन, substation is common, the power evacuation line is common, so it will be more feasible for even consumer who can or investing in solar energy, क्योंकि फिर वो उनको जो एनर्जी मिलेगा इट विल बी वेरी कॉस्टली। हाँ करेक्ट, अमेजिंग सर। सो दिखाई दे रहा है कि सब कुछ रेडी है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है मेरे पास में, पॉलिसीज प्रॉपरली हैं, सब कुछ डिजिटल है, तो इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग पॉलिसी एंड आगे जाके दिखाई देता है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है इस पॉलिसी। तो आपको क्या लगता है सर, आगे अगले 5 से 10 साल अगर आप देखें तो इस पॉलिसी से क्या चेंज और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? इसमें ग्रीन स्प्रेड ज़्यादा हो जाएगा, एवरी इंडस्ट्री इज नाउ एलिजिबल, दोज आर 100 किलोवाट एंड अबाउ, सो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इज वेरी मच इंक्रीज। Indirectly you are helping the nature because that much of carbon dioxide is saved, and in domestic as well as global market you can say that my product is produced out of green energy. हाँ आजकल ट्रेंड है So being sustainable, I can clarify or I can state that in when I am marketing my product कि ये मैं जो product बनाया हूँ this is from the green energy, so I have not damaged the nature. That's great. All the sustainability measures are being taken. So ESG concept एक नया आ रहा है, since it is not discussed today, ESG environment, social and governance, उसका भी अभी आ रहा है, तो every industry has to also go for ESG. देखते होपफुली सर उसके बारे में मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ESG के बारे में भी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे भी बात होनी चाहिए। तो सर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में इतना कुछ बताया कि क्या क्या पॉलिसीज किस तरह से बनने वाली हैं, क्या डिजिटल है, क्या मैनुअल पॉलिसीज हैं, तो आगे जाके आपको क्या लगता है कि ये क्योंकि देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, इस हर नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगर कोई अच्छा होता है तो कुछ चैलेंजेस भी साथ में आते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या फ्यूचर चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन लेट्स से गवर्नमेंट साइड से या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कोई चैलेंजेस आ सकते हैं क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लास्ट 10 साल में। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि डिस्कॉम ऑफिसर्स देमसेल्फ आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी नाउ। सो अगर आपने कोई इंडस्ट्री सोलर लगाना चाहता है तो डिस्कॉम ऑफिसर्स विल हेल्प देम कि उसका कंसेप्ट कैसा है, कैसा लगाना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, एंड सिंस इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, फॉर द माइंडसेट चेंज है बोथ फ्रॉम इंडस्ट्री, क्योंकि पहले कैसा था कि इसमें 4 स्टेक होल्डर्स है, मतलब एक रेगुलेटरी कंपनी है, डिस्कॉम है, जनरेटर और कंज्यूमर है, तो चारों लोगों को ये अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है। डिजिटल इंडिया है, पॉलिसीज इन मोर कंड्यूसिव, पॉलिसीज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, distribution company themselves are coming forward to go for renewable energy. Not only solar, ये green energy open access में waste to energy is also covered. Oh, I thought even just solar तक limited. It is not only for solar, it is green energy. So whatever green energy you can use, wind energy, you can use solar energy, you can use waste to energy. And if you are using production of green ammonia and green hydrogen manufacturing from green energy, all the cross subsidy surcharge, additional surcharge are exempted. That's amazing. So now the new concept like fuel hydrogen is being discussed. Ammonia is requirement is increased. So green ammonia and green hydrogen, that is the future of EV and future of not electric vehicle. It's a hydrogen vehicle, fuel cell. आम आदमी climate change के लिए क्या क्या कर सकता है?
So it is like a sustainable way of living. Mm-hmm. It is called LIFE. We call it life is for everyone. Yes. So whatever we are using, the normal concept is reuse, recycle. हाँ. So whatever we are doing, we have to see that whether we are affecting the environment or not affecting the environment. Mm-hmm. Even the consumption of petrol, consumption of electricity in our daily use. Mm-hmm. Now what has happened, even if you see the moment the baby is born, he is open to energy use. सबसे पहले एसी रूम में उसको रखा जाता है, देन देयर इज अ टीवी अवेलेबल इन द रूम, देयर इज अ एयर कंडीशनर, देयर इज अ फैन, देयर आर सो मेनी लाइट्स. So he is being exposed to energy use, and the energy use has increased tremendous. Mm-hmm. In our day-to-day life, you must have seen right from shaving to using geyser for water, ironing the clothes. Everywhere you are using energy. So energy consumption has gone up. Yeah. The population is increasing. So That's the way true. of living has to improve. We have to use the energy in a more responsible way. क्लाइमेट चेंज का है, इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि वाटर लेवल राइजिंग इज ए डेंजरस फिनोमेना. Mm-hmm. आप इमेजिन करो कि मुंबई का वाटर लेवल 0.5 मीटर या 1 मीटर से बढ़ गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो क्या होगा? देयर विल बी नो कुलाबा, देयर विल बी नो बीकेसी, बिकॉज दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम रिक्लेम्ड लैंड. Yes. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द नेचर, वी हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीज. बिल्कुल सर. मालदीव्स में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया था. दे हैव अपील टू एंटायर वर्ल्ड. उनके मिनिस्टर ने सबको अप्लाई किया था कि हमको बचाओ, Mm-hmm. क्योंकि आइलैंड्स है वो सबमर्ज होने वाले हैं वाटर में इफ द वाटर लेवल हैज गॉन अप. Mm-hmm. So everybody of us being in working in electrical industry or solar industry or renewable energy industry, Mm-hmm. we have to see that the use of renewable in everything is used. Our concept of using or working in life is changing. So we have to see that wherever possible we have to reuse, recycle, refurbish. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल. और स्पेशली जैसे आपने मुंबई के बारे में बात कहा, तो ये पॉलिसी हम जो बात कर रहे थे, एक टॉपिक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, ये तो मुंबई जैसे सिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जहाँ पर एरिया अवेलेबल नहीं है, रूफटॉप्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस जैसे पॉलिसीज़ आगे जाके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. उसमें कभी आपने अच्छा सवाल पूछा, एक वर्चुअल नेट मीटरिंग का भी नया कंसेप्ट आया है ये पॉलिसी में. ओह. अगर आपका सोसाइटी है बड़ा, हम्म. उसमें आपका एक फ्लैट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है 3 किलोवाट. हम्म. तो अभी क्या होता है, सोसाइटी में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोलर लगा सकते हैं, यस. लेकिन एज ए फ्लैट यूजर, इंडिविजुअल यूजर, इवन इफ आई वांट आई कैन नॉट यूज इट. लेकिन नए पॉलिसी में वर्चुअल नेट मीटरिंग में पॉसिबल है. ओह. हाउ? आपका अगर 200 फ्लैट का सोसाइटी है, हम्म. आपने कोई सोलर पार्क वाले को पकड़ा कि भाई हमको वर्चुअल नेट मीटरिंग करना है, ही कैन पुट सोलर पार्क एनीवेयर अच्छा. इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, हम्म. एंड देन यू हैव टू अपॉइंट 1 पर्सन फ्रॉम योर सोसाइटी, जो भी चेयरमैन है या फिर कोई अपॉइंट करो. He will coordinate with DISCOM, he will coordinate with that solar power person, अच्छा. and every individual user, आपका 3 है, इनका 5 है और किसी का 7 है, हम्म. तो आपको 3 किलोवाट के कितना एनर्जी लगता है, दैट यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट. हम्म. और वहाँ पे जो जनरेट होगा आपके इंडिविजुअल मीटर में वो एडजस्ट होगा. That's सो amazing. इंडिविजुअल यूजर, फ्लैट यूजर also can avail a green energy with new virtual net metering. So it's a revolutionary concept. That's It really is- amazing because हर छोटा छोटा जो आई मीन इन अर्बन एरियाज में जहाँ पे फ्लैट्स ज़्यादा सिस्टम है, वहाँ पर तो ये पॉलिसी स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उनके लिए. क्योंकि इंडिविजुअल बंगलो है वो तो यूज हाँ, करते ही थे, yes. लेकिन जो फ्लैट ओनर्स है उनको कंसेप्ट नहीं था. अभी इट इज एन अपॉर्चुनिटी. या. एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट हेल्पिंग द नेचर, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको सेव करना है. करेक्ट करेक्ट सर. जैसा हमारे ग्रैंडफादर ने हमको दिया अच्छी दुनिया, यस. वी हैव टू आल्सो हैव इट इज आवर ड्यूटी टू गिव इट टू नेक्स्ट जनरेशन. अब अदरवाइज ऐसा हो जाएगी कि अपने बच्चे, उनके बच्चे, ग्रैंड निफ्यूज, ग्रैंडसन, दे विल हैव टू वेयर मास्क ऑल द टाइम, दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल द टाइम. ये ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए. बिल्कुल. इसलिए नेट 2070 का कंसेप्ट है वो डेफिनेटली आना चाहिए, और एवरीबडी ऑफ अस हैज़ टू वर्क ऑन दैट. सो आई अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस पॉडकास्ट टुडे, एंड वी डिस्कस ऑन ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एंड द एंटायर पॉडकास्ट. और जब बिफोर वी क्लोज दिस, आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूजर्स को? So as far as possible awareness creation, this podcast will help to create awareness. So आप जितना ज़्यादा उसको spread कर सकते करिए. Awareness to industries is much required. So basically requirement is what? Finance and availability of solar developer.
Okay. So if you can bridge this two gap, any consumer who want to avail green energy open access, initially since it is not known to him, he was not doing it. But now the things are available to him. If somebody can arrange finance, somebody can arrange availability of solar park, he can definitely make it. And it is this is not only for today. It is if one person is using solar power today, he is using it for next 25 years for his own industry. Okay. So उसका next generation भी they can claim that we are working green. Great. Yes, sir. So financing is another problem which we can solve during this solar journey. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you very much for your time. Thank you very much. और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आपने सस्टेनेबल विद एरम का ये एपिसोड सुना। आगे भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी रिकमेंडेड टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करें तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। और अगले एपिसोड तक क्यूरियस रहिए एंड सस्टेनेबल भी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।